हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विपिन सरन, योर बायोलॉजी टीचर। वेलकम टू पेनिसिलिन लर्निंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम काफी समय से चैप्टर्स अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने सोचा है कि रिस्टार्ट किया जाए सब कुछ सिलेबस, अपलोड किया जाएगा सब कुछ सिलेबस, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। ओके, आज का इसी सीरीज में हम टॉपिक शुरू करते हैं। कौन सा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो चैप्टर अपना बिलोंग करता है यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर वी शुड नो अबाउट द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ब्रीदिंग क्या है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या है, तो इसको अपने को जानना होगा कि ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग को अगर हम बेसिकली समझें तो क्या होगा? ब्रीदिंग को हम बोलते हैं कि ये मेरी बॉडी है और ये अपनी सराउंडिंग है। तो इस बॉडी के सराउंडिंग में जो भी एयर का एक्सचेंज हो रहा है, हाँ जी, मैंने बोला ये सराउंडिंग है, ये बॉडी है, इस सराउंडिंग और बॉडी के बीच में जो एयर का एक्सचेंज होता है इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। जी हाँ, सही समझे आप। मैंने कहा अपनी सराउंडिंग, ये एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर के साथ अपनी बॉडी जो एयर एक्सचेंज करती है उसी को हम बोल सकते हैं ब्रीदिंग। ओके, तो ब्रीदिंग अगर ये है तो रेस्पिरेशन क्या है उसको भी समझते हैं। तो पहले लिखते हैं ब्रीदिंग के बारे में, व्हाट इज ब्रीदिंग, और फिर बात करेंगे हम किसके बारे में? रेस्पिरेशन के बारे में। What is respiration? चलिए, ब्रीदिंग क्या बताया हमने? ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसका मतलब ब्रीदिंग एज अ मैकेनिकल प्रोसेस होगा क्या इसमें? एटमॉस्फेरिक एयर इन एंड आउट फ्रॉम लंग्स। एटमॉस्फेरिक एयर इन होगी और एयर जो लंग से आउट होगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ओके, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस, इसको हम नाम देंगे बायोकेमिकल। ये फिजिकल हुआ तो ये बायोकेमिकल हुआ। ओके, जैसे हमने ब्रीदिंग को बोला कि ये हमने एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज किया है गैसेस को, इसको हमने बोल दिया ब्रीदिंग। ओके, व्हाट अबाउट रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इसी सीरीज को हमें आगे बढ़ाना होगा तो हम रेस्पिरेशन समझ सकते हैं। कैसे? वैसे तो हम ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट मानते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन को अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो रेस्पिरेशन होगा जो ये ऑक्सीजन, ये एयर जो हमने इनहेल की है, जो एयर इनहेल की है, एटमॉस्फेरिक एयर जो अपनी बॉडी में गई है, वो बॉडी के अंदर किस पार्ट में पहुंची और कहां से उसका यूटिलाइजेशन हुआ, और उसका यूटिलाइजेशन के दौरान क्या क्या चीजें लिबरेट हुई, रिलीज हुई, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये कहां होगा? ये अगर हम बात करें कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, या मैं कहूं एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा एंड एटीपी प्रोड्यूस होगी। फूड का ऑक्सीडेशन होगा यानी कि फूड का ब्रेकडाउन हुआ, जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, उससे एटीपी बनी एंड CO2 रिलीज होगी। CO2 रिलीज होगी। रेस्पिरेशन को अगर हम देखें, हमने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। हमने बोला मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे एटीपी जनरेट होगी, एटीपी बनेगी और CO2 रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। इन दोनों को रिलेट करते हैं कैसे? मैंने कहा मैकेनिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि मैं सीधा इसको डायरेक्टली यूज कर पा रहा हूं, इस एयर को ले पा रहा हूं, इस एयर को छोड़ पा रहा हूं। तो इस एयर को लेना और देना यानी कि एक्सचेंज, इसको हमने बोला ब्रीदिंग। तो हम लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कहां? बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी, इट इज ऑल्सो ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग तो अपने को समझ में आ गया। इसी ब्रीदिंग के दौरान ली गई ये एटमॉस्फेरिक एयर, ये जो एयर हमने ली है एटमॉस्फेरिक एयर, ये एटमॉस्फेरिक एयर जब आपने इनहेल की तो ये आपकी बॉडी के अंदर कहां पे यूटिलाइज होगी, और उसके यूटिलाइजेशन के दौरान क्या क्या चीजों का प्रोडक्शन होगा, क्या क्या चीजें एज ए वेस्ट बनेगी, वो सब कुछ है रेस्पिरेशन। मेरे ख्याल से आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। अब अपने को ये जानना है कि मेरी बॉडी में ब्रीदिंग कहां हो रहा है और रेस्पिरेशन कहां हो रहा है। इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम समझने वाले हैं। तो आपको इतनी बातें क्लियर होगी, ब्रीदिंग किसको कहा, रेस्पिरेशन किसको कहा। रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिक प्रोसेस बोला है, एटीपी बनेगी और CO2 रिलीज होगी। इन पॉइंट्स को याद रखेंगे ताकि हम अगले पॉइंट को कंटिन्यू कर सके। अगला जो पॉइंट है अपना वो रहेगा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को ढूंढने से। तो देखिए बात करते हैं
जी। तो अभी हमने बात की ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की, अभी हम कंटिन्यू करते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा समझते हैं। तो मैं कहता हूं ये है सन, सपोज दिस इज सन, ये सन से आ रही है सनलाइट। अगर ये सन है, ये सनलाइट है, तो ये है अपनी सराउंडिंग, या मैं कहूं ये है एटमॉस्फेयर। ओके, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं यहां पर एक प्लांट ड्रॉ कर लेता हूं। एक प्लांट हम ड्रॉ कर लेंगे और उसकी हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन किसे कहा है। तो ज़्यादा ड्राइंग यूज नहीं कर रहे, बस अपने काम की चीज़ें हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये मैंने कहा ये कोई प्लांट है और इसमें क्या अपने को प्रोसेस समझना है, इसकी हेल्प से क्या अपन समझने वाले हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन हम इसकी हेल्प से समझने वाले हैं। चलिए, तो अगर ये प्लांट है तो इधर से ये वाटर भी लेता होगा, और अगर ये प्लांट है तो इस एटमॉस्फेयर से इसको CO2 भी मिल रही होगी, ये सनलाइट मिल रही है यहां से, और इनमें होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब इतनी सारी चीजें मैंने लिखी है तो आप मेरे ख्याल से समझ गए कि मैं क्या बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को अगर हम देखें तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये हम तो पढ़ने वाले थे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस की बात कहां से आ गई। जी हां, उसको अगर हमें आगे तक कंटिन्यू अच्छे से समझना है, देखो अगर आपको सीधी सीधी अगर कोई बात रटनी है तो आप सीधा सीधा एनसीईआरटी में अपनी किसी बुक में जाकर सीधा देख लेंगे कि व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। ओके, रट लेंगे, लेकिन उसको अपने बॉडी के अंदर फील करना कि वो एक्चुअली अपनी बॉडी में हो कहां पर रही है और कैसे हो रही है, पूरा प्रोसेस कहां से कहां रिलेट करता है, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा इसको जानना होगा। जी, फोटोसिंथेसिस। एंड इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 6CO2 plus water are used in the presence of sunlight and chlorophyll. सनलाइट एंड क्लोरोफिल का यूज होगा, और भाई क्या बना देगी ये प्रोड्यूस करेगी भाई 6O2 प्लस C6H12O6 एंड वाटर। इज दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन? क्या ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है? जी हाँ, इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में अपने को यूज करना था CO2 और वाटर का, और जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बना रहा है ये। और इस प्लांट के पास आप देख पाएंगे सब कुछ चीजें अवेलेबल है। ये रहा वाटर, ये रही CO2, और अगर हम बात करें सनलाइट क्लोरोफिल, ये रही सनलाइट एंड दिस इज क्लोरोफिल। तो सब कुछ उसके पास था, रॉ मटेरियल और जितनी भी जरूरी चीजें चाहिए थी फोटोसिंथेसिस के लिए वो सब कुछ था, जिसमें उसने बनाया ऑक्सीजन, ग्लूकोज और H2O। तो इस पूरी बातचीत में सर ब्रीदिंग कहाँ है, रेस्पिरेशन कहाँ है? यहाँ होगा। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अपने को समझना है यहाँ पर, कि अगर मैं कहूँ ये कोई ह्यूमन की बॉडी की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा फोटो आपने जरूर कभी ना कभी बनाया होगा, बचपन में कभी ना कभी ड्रॉ किया होगा। ओके, तो अपने को समझ लेना है इस डायग्राम में क्या कहने वाला है, क्या समझना है अपने को। जी, ये डायग्राम हमें क्या बताने वाला है? ये डायग्राम हमें बताने वाला है ब्रीदिंग भी और रेस्पिरेशन भी। ब्रीदिंग भी और रेस्पिरेशन भी, दोनों चीजें अपने को इस डायग्राम से पता चलने वाली है। ओके, चलिए, ऑलमोस्ट हमने जो बनाना था लगभग हमने बना लिया है। ठीक है जी, समझिए। तो अब हमने बोला प्लांट ने प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन, प्लांट ने प्रोड्यूस किया ग्लूकोज, तो ये कार्बोहाइड्रेट और ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा हमारे द्वारा।
ये आपने ग्लूकोज जो है इनटेक किया और ऑक्सीजन जो है इनहेल की, ऑक्सीजन जो है इनहेल की। तो ऑक्सीजन इनहेल की और साथ में आपने ग्लूकोज का इंटेक किया, तो ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज आप इस माउथ के थ्रू पहुंचा देंगे इधर। ये क्या होगा, ये ईसोफेगस है और ये जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। तो ये अपना फूड पाइप है और इस फूड पाइप के थ्रू चला जाएगा कहां पर, स्टमक में। कहां चला जाएगा, स्टमक में। कौन गया बेटा, फूड गया है। तो ये ग्लूकोज जो फूड है ये अपना पहुंचा है कहां पर, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में। तो स्टमक से वो कहां गया होगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से क्या किया होगा, उस स्टमक में, इंटेस्टाइन में उस फूड का जो ब्रेकडाउन हुआ है, उस फूड के ब्रेकडाउन के दौरान जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी सब्सटेंसेस बने हैं, उन सब्सटेंसेस को माइक्रोविलाई जो कि प्रेजेंट है अपनी इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब करके कहां डाल देगी, ब्लड में। जी हां, कहां पहुंचा देगी, ब्लड में। इस प्रोसेस को करेंगे कंटिन्यू। फिलहाल इसको यहां तक पहुंचाया मैंने बोला पहले फूड को हम देख लेते हैं। फूड कहां से, फूड का जब इंजेक्शन हुआ तो फूड को खाने के बाद इस फूड पाइप के थ्रू ये कहां चला गया, ये चला गया स्टमक में। और स्टमक में इसका ब्रेकडाउन हुआ, इंटेस्टाइन में उसका ब्रेकडाउन हुआ और इंटेस्टाइन से ही उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया इस ग्लूकोज को। और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कहां पहुंचा दिया गया, इसको पहुंचा दिया गया बॉडी के ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स को। और याद रखना ये ग्लूकोज मैंने लिख दिया है, लेकिन आप जो फूड की फॉर्म खाते हैं वो जर्नी स्टार्च वगैरह जो है आप प्लांट से लेते हैं। जी नेक्स्ट बातचीत करते हैं ऑक्सीजन की। अगर आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, जो कि आप और भी एयर इनहेल करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर से आप अगर इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन जाएगी यहां से होते हुए आपके लंग्स में। कहां चली जाएगी, लंग्स में। तो ये हैं आपके लंग्स और लंग्स में होंगी बेटा एल्वेलाई। कौन होंगी, एल्वेलाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जिनको आपने बोला है एल्वेलाई। इन एल्वेलाई तक ये एयर पहुंचेगी, ये एल्वेलाई तक एयर पहुंचेगी और इन्हीं एल्वेलाई के सराउंडिंग में होगा ब्लड कैपिलरीज। और जो ऑक्सीजन आपकी यहां से इनहेल होकर यहां पहुंची है, वो ऑक्सीजन चली गई कहां पर, ब्लड में। और ब्लड में ये ऑक्सीजन जाएगी तो ब्लड में ऑलरेडी जो CO2 थी वो कहां चली जाएगी, एल्वेलाई के पास। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा दिस इज ब्लड कैपिलरी। तो ये थी ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी ने ऑक्सीजन को रिसीव किया, O2 रिसीव किया बेटा, और इसने CO2 को यहां पर छोड़ दिया। अब ये CO2 एलिमिनेट होगी यहां से और एलिमिनेट होकर यहां से निकलेगी बाहर। क्या निकली, CO2। ये CO2 जो है एलिमिनेट होकर इस एटमॉस्फेयर में, या मैं कहूं प्लांट्स के द्वारा यूज हो गई या इसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गई। तो अब ऑक्सीजन का लेना और CO2 का एलिमिनेट करना, ये क्या था, आपने पढ़ा था। बताइए मुझे क्या है, ऑक्सीजन का इनटेक करना किसके साथ, हमने कहा सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, और सराउंडिंग में CO2 दे रहे हैं, एयर छोड़ रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसको बोला था ब्रीदिंग, द एक्सचेंज बिटवीन द सराउंडिंग एंड बॉडी। जो एक्सचेंज हुआ इस बॉडी के और सराउंडिंग के बीच में ऑफ एयर, इसको बोला था आपने ब्रीदिंग। क्या आपको ब्रीदिंग समझ में आ गया कि ब्रीदिंग कहां हुआ, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये हुआ ब्रीदिंग, ये हुआ ब्रीदिंग, जिसमें हमने बोला O2 एंड CO2 एक्सचेंज हुई, O2 और CO2 एक्सचेंज हुई। इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां से हमने O2 ली और यहां पर हमने CO2 दी, ऐसा हुआ। तो ये हुआ क्या, ब्रीदिंग। ओके, अब देखते हैं सर रेस्पिरेशन कहां हुआ। इस प्रोसेस को अगर आपने जान लिया हो तो इससे आगे हम रेस्पिरेशन पढ़ें। तो एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाए अगले डायग्राम में, अगले स्ट्रक्चर में। मैंने कहा ये सन है, इस सन से सनलाइट मिल रही है, CO2 एटमॉस्फेयर में है और CO2 अपने को पता भी चल गया, जैसे एनिमल्स ने CO2 को रिलीज किया है। यहाँ पर क्लोरोफिल प्लांट्स के पास होगा, ओके, और वाटर ये यहां से लेगा। तो इन सारी चीजों के होने के साथ ही प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, जिसमें ये CO2 का, वाटर का, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से प्रोडक्शन करेगा ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन आप यूटिलाइज करेंगे और इस ग्लूकोज को भी एज अ फूड आप इनटेक करेंगे। तो इस इनटेक के बाद जो आपने इस फूड को यूटिलाइज किया है वो तो चला गया कहां पर, स्टमक में, वो चला गया आपकी इंटेस्टाइन में। ओके, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां से इनहेल होते हुए आपके लंग्स तक पहुंच गई, लंग्स में एल्वेलाई की हेल्प से वो ब्लड में गई, ब्लड से एक्सचेंज में क्या ले लिया गया, CO2, और ये CO2 हमने एलिमिनेट कर दी। और ये यहां केवल जो हो रहा है, जहां पर मैंने ब्रीदिंग लिखा है, जी हां, यहीं इस एटमॉस्फेयर और इस बॉडी के बीच में जो ये एक्सचेंज हो गया, इसको हमने बोल दिया ब्रीदिंग, इसको हमने बोला ब्रीदिंग। ओके, नाउ व्हाट अबाउट रेस्पिरेशन, उसको हमें बात करनी है कि रेस्पिरेशन क्या होगा। चलिए रेस्पिरेशन देखते हैं।
इसको मैं हटा देता हूं एक बार रेस्पिरेशन के पढ़ने के लिए। अब उस फूड की बात करते हैं। ये फूड जो है कहां से कहां पहुंचा। आपने सुना अभी कि फूड जो है आपका वो स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के पास उसका ब्रेकडाउन हुआ, स्टमक के पास ब्रेकडाउन हुआ, एंड आफ्टर दैट ब्रेकडाउन फॉर्म वो हमारे ब्लड ने एब्जॉर्ब किया थ्रू द माइक्रोबिलाई। माइक्रोबिलाई की हेल्प से उसको ब्लड के पास पहुंचा दिया गया, यानी कि अब वो चला गया ब्लड में। कहां से कहां आया उसको हमें कनेक्ट करना है ताकि हम रेस्पिरेशन को पढ़ें। सपोज मैंने कहा दिस इज योर स्टमक, दिस इज योर स्टमक एंड दिस इज योर इंटेस्टाइन। स्टमक एंड इंटेस्टाइन हमने बनाई है। दिस इज स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ओके, अभी आपको बताया मैंने, इन्हीं इंटेस्टाइन के अंदर होती है माइक्रोविलाई। दीज आर माइक्रोविलाई प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन्स। ओके, अंडरस्टूड। इनके सराउंडिंग में होती है ब्लड वेसल्स। दीज आर ब्लड वेसल्स। ओके, ये ब्लड वेसल्स है। ऐसे ही हम एल्वेलाई के डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमने जो उधर पढ़ा, एल्वेलाई के सराउंडिंग में भी थी ब्लड वेसल्स। ये थी ब्लड वेसल्स यहां पर भी। तो यहां पर ब्लड वेसल्स का क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये अपने को जानना है। तो मैं इनको मेंशन कर देता हूं। दिस इज ब्लड वेसल, ये दोनों ब्लड वेसल है। ओके, ये होगी एल्वेलाई, एल्वेलाई। ओके, और ये होंगी अपनी बॉडी के टिश्यूज, अपनी बॉडी की सेल्स। ये मैं कहता हूं अपनी बॉडी के ऑर्गन्स या अपनी बॉडी के टिश्यूज होंगी, ये उनकी सेल्स है, उन्हीं टिश्यूज की सेल्स हैं। ठीक है, दिस इज आवर टिश्यू, ये है अपने टिश्यू। और इन्हीं टिश्यूज की मैं कोई सेल को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। दिस इज सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू। ओके, रिस्टार्ट करते हैं उसी चीज को। मैंने कहा स्टमक में आएगा फूड, स्टमक ने रिसीव किया फूड, फूड का ब्रेकडाउन हुआ, इंटेस्टाइन के पास पहुंचा, इंटेस्टाइन ने ब्रेकडाउन किया, उस ब्रेकडाउन फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लिया गया, उस डाइजेस्टिव फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लिया माइक्रोविलाई ने। दीज आर द माइक्रोविलाइज। ये माइक्रोविलाई ने उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद पहुंचा दिया आपके ब्लड में। कहां चला गया? ब्लड में। ओके, ये ब्लड आपका अब इसको किसको, फूड न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है। जो फूड आपने खाया उन न्यूट्रिएंट्स को ये ब्रेकडाउन फॉर्म में कैरी करके चल रहा है। ऐसे ही जब ऑक्सीजन यहां पे पहुंची होगी, आपने देखा था ना कि जो रिएक्शन हुई है फोटोसिंथेसिस की, उसमें आपने देखा कि उसमें ऑक्सीजन भी बनी है, और उसमें आपने देखा कि फूड जो मिला है वो फूड भी आपको यहां पर मिला है और यहां पर ऑक्सीजन पहुंची है। तो एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन ब्लड के पास पहुंचाएगी, उसके बदले में ये देगी इसको CO2। क्या देगी भैया? CO2। ये CO2 कहां से आया, बात करेंगे। ये CO2 जो है एलिमिनेट किया गया और ये ऑक्सीजन जो है ब्लड ने रिसीव की। तो ब्लड ने रिसीव की, तो अब मैं बोल सकता हूं बेटा ब्लड के पास न्यूट्रिएंट्स भी है और ब्लड के पास क्या भी है, ऑक्सीजन भी है। ब्लड के पास ऑक्सीजन भी है और ब्लड के पास न्यूट्रिएंट्स भी है। अब ये ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन भी है और जिसके पास न्यूट्रिएंट्स भी है, ये गया अपने कहां, टिश्यूज के पास। ये अपने टिश्यूज तक पहुंचा और टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करेगा जो इसके पास है। बाकी अदर चीजें ट्रांसपोर्ट करेगा ही करेगा। ये ब्लड इन टिश्यूज के पास पहुंचकर क्या करेगा, आइए देखते हैं। तो इसके पास थे न्यूट्रिएंट्स और इसके पास थे ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और O2 इसके पास है। तो ये ऑक्सीजन को देगा इन सेल्स को, न्यूट्रिएंट्स को भी देगा सेल्स को। न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को इसने सेल को दिया। ओके, सेल ने रिसीव किया और सेल ने जब इनको रिसीव किया, याद करो रेस्पिरेशन में क्या लिखा था, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस में किसका ब्रेकडाउन होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। और फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान क्या बनेगा, फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान आपने बनाया ATP बनेगी और उसी फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान आपने बोला कि CO2 भी रिलीज होगी। तो चलिए देखते हैं कि जब इन टिश्यूज की सेल्स के पास जब ये ऑक्सीजन चली गई और ये न्यूट्रिएंट्स चले गए, तो इन सेल्स के अंदर यहां पर कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं। तो इसके पास जब ये न्यूट्रिएंट्स गए, इसके पास जब ये ऑक्सीजन गया, यानी कि इन्हीं टिश्यू की सेल की मैं बात कर रहा हूं जो माउंट किया था मैंने,
तो इनके पास जब ये पहुंचे तो यहां पर पहले पहुंचे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होता है, किसका, इस फूड का, इस न्यूट्रिएंट्स का साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा। आप एक चैप्टर में पढ़ भी लेंगे इसको, आगे कभी चैप्टर आएगा तो उसमें हम डिटेल डिस्कस भी करेंगे इसको। तो मैंने बोला इस फूड का ब्रेकडाउन हुआ, यहां पर इसके फर्दर ब्रेकडाउन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर इससे पायरुविक एसिड बनेगा, और ये पायरुविक एसिड बनने के बाद एंटर करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीसी में। पर ये डिटेल है थोड़ा सा, ठीक है ना, अपने को केवल अपने डेफिनेशन तक चलना है। तो ये यहां पर एंटर किया, और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, आप पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। अगर आपको इतनी बात पता है तो आप अभी अपनी रिएक्शन को बना सकते हैं। मैंने क्या कहा, इसमें आई थी ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें आई हैं न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए, इस ऑक्सीजन ने और न्यूट्रिएंट्स ने क्या किया, तो जो ब्रेकडाउन फॉर्म थी न्यूट्रिएंट्स की वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंची। ओके, ऑक्सीजन भी इस माइटोकॉन्ड्रिया ने यूटिलाइज की, और इन दोनों का यूटिलाइजेशन के दौरान इसने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया वो बनाया यहां पर एटीपी, एंड एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी करेंसी, एनर्जी बनाई, और साथ साथ इसने प्रोड्यूस किया CO2, और ये CO2 को रिलीज किया। तो क्या यहां पर फूड का ऑक्सीडेशन हुआ? जी हां, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, क्या यहां पर एनर्जी बनी? जी हां, एटीपी भी यहां पे प्रोड्यूस हुई और CO2 भी यहां पर रिलीज हुई। तो इसका मतलब आप फूड खाते ही क्यों हो? आप फूड खाते ही क्यों? हम इतने सालों से पढ़ते तो आ रहे हैं कि फूड हम एनर्जी के लिए खा रहे हैं, तो ये एनर्जी अपने को मिल रही थी यहां पर, तो ये एनर्जी आपको एटीपी की फॉर्म में मिली, CO2 यहां पर रिलीज हुई। तो अब इनका क्या होगा उसको अपने को जानना है। तो ये जो CO2 रिलीज हुई, ये जो CO2 रिलीज हुई है, ये CO2 अब इसी ब्लड के द्वारा रिसीव की जाएगी, और इसी ब्लड के थ्रू ये CO2 अभी देखिए कहां, वापस लंग्स के पास एल्वेलाई में रिलीज कर दी जाएगी। और ये एल्वेलाई आपको पता है ऊपर जाते जाते उसी नोज से इसको एलिमिनेट कर देगी CO2 को। तो ये हम रिलीज जो किया है वो तो कौन सा हो गया, वो तो हमने बोला ब्रीदिंग। ओके, अब अपने को जानना था व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हुआ बेटा यहां पर सेल्स के पास, सेल्स के पास इस रेस्पिरेशन में क्या स्टेप इन्वॉल्व हुए वो अपने को जानने हैं। इस रेस्पिरेशन में यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। पहले तो इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन की एंट्री हुई, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ, और इस दौरान क्या बनी, एटीपी भी प्रोड्यूस हुई, और साथ साथ CO2 भी रिलीज हुई। और ये स्टेप थे किसके, रेस्पिरेशन के। ये किस में हुआ, रेस्पिरेशन में। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होना, जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन होगा, CO2 का रिलीज होगा, यानी कि ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के दौरान फूड के ब्रेकडाउन से अपने को एटीपी मिलेगी और अपने को CO2 भी रिलीज करनी होगी इस सेल से। तो ये है कहलाया क्या, रेस्पिरेशन। ओके, अब आपको मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग कैसे इससे डिफरेंट है, ये अपने को यहां पर चीज देखने को मिली। तो थोड़ा सा इसी प्रोसेस को समझते समझते थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं इन्हीं के पॉइंट्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करते हुए लिखता हूं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में और क्या चीजें रखी जा सकती हैं, और क्या चीजें आपसे अक्सर पेपर में पूछी जा सकती हैं। जी, हम जो फिलहाल अभी सिलेबस कर रहे हैं, फिलहाल हम इसमें कवर कर रहे हैं अपना नीट का सिलेबस, बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस, 11-12 जो फाउंडेशन होती है वो सब कुछ हम इसमें कवर करते हैं इस सिलेबस में। तो फिलहाल अपना चैप्टर आपको पता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। तो ये जो चैप्टर का नाम आप चल रहा था, तो क्या आपको इस चैप्टर के नाम का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया इतनी सारी बातों के बाद? जी, आपके चैप्टर का नाम था ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आप समझ चुके हैं, ये सराउंडिंग, ये मेरी बॉडी, इनके बीच में एक्सचेंज होना, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, एयर का एक्सचेंज होना एक्चुअली। ओके, दूसरा हमने बोला एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही तो क्या था, ब्रीदिंग। तो गैसेज का एक्सचेंज हुआ, वो गैसेज कहां पे बनी, वो गैसेज कहां पे यूटिलाइज हुई, वो आपने रेस्पिरेशन में देखा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की टेबल को। दिस इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। कंटिन्यू करते हैं टेबल को। आपने इनकी डेफिनेशन इनकी लिख दी थी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, और इसमें लिखा था यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड इट विल प्रोड्यूस एटीपी एज वेल एज CO2 रिलीज। तो इसमें होगा ये दोनों बातें आप पहले लिख चुके हैं। आगे अगर मैं इनमें बढ़ूं तो और मैं क्या पॉइंट इसमें ऐड करूंगा, ब्रीदिंग के दौरान एनर्जी रिलीज हुई या कंज्यूम हुई, एनर्जी कंज्यूम हुई।
और रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। क्या किसी एंजाइम का यूज हुआ? नो एंजाइम यूज्ड। क्यों? मैकेनिकल प्रोसेस था, कोई केमिकल रिएक्शन थी ही नहीं। एंजाइम यूज होंगे। जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डिटेल में कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं यहां पर यूज होते हैं, एंजाइम्स का यहां पर यूज होगा। ये आउटसाइड द सेल होगा, ये प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस आउटसाइड द सेल हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलर, एक्स्ट्रा सेलर, और इसको बोलते हैं इंट्रा सेलर, क्योंकि ये सेल्स के अंदर हुआ। एक्स्ट्रा सेलर आउटसाइड द सेल, इंटर सेलर इनसाइड द सेल। तो ये सेल्स के अंदर हुआ, ये सेल्स के बाहर हुआ, इसलिए इसको बोल दिया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दो फेज हैं, या मैं कहूं स्टेप्स हैं। दो फेज कौन से हैं ब्रीदिंग के? वो फेज हैं, एक तो है इंस्पिरेशन और है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। आपने जो एक्सचेंज की बातें की ब्रीदिंग में, कि मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इन एंड आउट, उसको पढ़ा। तो एयर का इनहेल होना, एयर का इनटेक करना तो कहलाता है इंस्पिरेशन, और एयर का रिलीज होना कहलाता है एक्सपायरेशन। तो जो इनहेल हुई है एयर, उसको बोला इंस्पिरेशन, इनहेलेशन ऑफ एयर, और ये है रिलीज ऑफ एयर, ये है एक्सपायरेशन। तो ये दो फेज थे इसमें ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग इन्हीं दो प्रोसेस पे चलता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यानी कि एयर इन एयर आउट, एयर इन एयर आउट। ठीक है, तो इसमें एयर इन आउट होगी। और आपने अभी अच्छे से जाना कि कौन सी एयर मेनली इन की जाती है, कौन सी एयर मेनली रिलीज की जाती है, रिलीज आउट की जाती है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन को भी हम बोल सकते हैं कि इसको भी हम पढ़ सकते हैं दो टाइप से। हम पढ़ेंगे इसको एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन्हीं के डिफरेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो टेबल आपको समझ में आ गई किसकी हमने क्या चलाई है। हमने पहली बात की है ब्रीदिंग की, जो कि अभी अभी जितनी भी बातें आपने पढ़ी है उन्हीं बातों को मैंने यहां पे रिलेट करके लिखा है। मैंने बोला एनर्जी कंज्यूम होगी किसमें, एनर्जी कंज्यूम हुई ब्रीदिंग में, और इसमें एनर्जी रिलीज हुई। ओके, कोई एंजाइम का यूज नहीं हुआ, यहां पर एंजाइम का यूज होगा। एक्स्ट्रा सेलर कहा क्योंकि आउटसाइड द सेल हुआ, ये इनसाइड द सेल हुआ, तो इसको हमने बोला इंट्रा सेलर, ये सेल्स के अंदर होगा। तो हमने कहा इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके कुछ फेज है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। जिसमें इंस्पिरेशन को अगर हम बोले तो इसको हम एक्टिव प्रोसेस बोल सकते हैं। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस व्हाइल एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। क्यों? जो आपने कहा एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी यूज की जा रही है, वो एनर्जी कहां बेटा यूज होने के कारण इसको बोला है एक्टिवेशन। वो इंस्पिरेशन में यूज होती है। तो इंस्पिरेशन में जो एनर्जी खर्च हुई है, इंस्पिरेशन में एनर्जी क्यों खर्च हुई? क्योंकि यहां पर मसल्स आपकी काम कर रही होंगी, मसल जो है यहां पर काम कर रही है आपकी, तो मसल्स को सिग्नल मिलते हैं, वो यहां पर मसल्स के सिग्नल मिलने के बाद वो यहां पर इंस्पिरेशन में हेल्प करती है। इंस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं अपनी, जिसको आप बोलते हैं कि ईआईसीएम मसल्स, और मेनली डायफ्राम की हम बात करें तो ये इंस्पिरेटरी मसल्स आपकी एनर्जी कंज्यूम करती हैं, और इसलिए इसको बोला एक्टिव प्रोसेस, इसलिए इसको बोला पैसिव प्रोसेस। इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन जिसको इंटरसेलुलर बोला है, ये दो टाइप का है, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां तक नोट हो गया होगा। जी, हमने बात करनी है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन के टाइप हैं। एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। दूसरा है एनारोबिक।
एरोबिक को हम अगर देखें तो एरोबिक वो है जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, ऑक्सीजन यूज्ड और यहां एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। CO2 प्रोड्यूस होगी यहां पे, CO2 प्रोड्यूस्ड, CO2 में और मे नॉट प्रोड्यूस्ड, में और मे नॉट प्रोड्यूस्ड, बन भी सकती है नहीं भी बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर मैं बात करूं कि ईस्ट के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, ये कोई ग्लूकोज है, ईस्ट के अंदर मैं रिएक्शन देखता हूं, फर्मेंटेशन होता है, तो ईस्ट की फर्मेंटेशन में यहां पर बनेगा अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा और इथेनॉल के साथ साथ यहां पर बनेगा CO2 और एनर्जी बनेगी ATP की फॉर्म में। तो यहां पर CO2 भी बना और यहां पर ATP भी बना, ठीक है। अगर ऐसी ही रिएक्शन मैं देखूं कहां पर, अगर मैं देखूं ऐसी रिएक्शन को किसी पैरासाइट के अंदर, जो कि हेलमिन्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूं, जो बॉडी के अंदर रहते हैं अपने, ऐसे वोम्स की बात कर रहा हूं, इंटेस्टिनल वोम्स की। इंटेस्टिनल वोम्स में यहां बनेंगे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और बनेगी ATP। ऐसी जगहों पर CO2 वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती, तो इसी को हमने लिखा है मे और मे नॉट प्रोड्यूस। तो किसी एनारोबिक रिएक्शन में हो सकता है CO2 बने, किसी में CO2 ना भी बने, ऐसा भी हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है और होती है कहां, मेनली अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है, ये वर्ड बोलना ज्यादा सही रहेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कंप्लीट होती है वो साइटोप्लाज्म और वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो है कंप्लीट होती है और ETC के थ्रू कंप्लीट होती है। टोटल माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखें तो क्या कंप्लीटेड थ्रू, किसके थ्रू कंप्लीटेड होती है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होगी, अभी पढ़ा था आपने, साइटोप्लाज्म में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन यूज हो रहा था ना, जो अभी अपने डायग्राम बनाया था, ETC में यूज होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये इसके थ्रू जो है कंप्लीट होती है कौन सी, एरोबिक रिएक्शन। अगर हम बात करें एनारोबिक रिएक्शन की, ये रिएक्शन आपकी साइटोप्लाज्म में होती है, कहां होगी, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होने वाली रिएक्शन है। अगर एंजाइम की बात करें तो दोनों में एंजाइम यूज होता है, एंजाइम दोनों में यूज होगा, एंजाइम के पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूं। कई बार बच्चा पूछता है कि सर इनमें एंजाइम यूज होगा क्या, हाँ जी दोनों में एंजाइम यूज होगा, एंजाइम यूज होगा दोनों में। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन इनके एग्जाम्पल रहेंगे, किसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, अभी अभी आपने पढ़ा हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एनिमल्स में तो होती है और प्लांट्स में भी ये रिएक्शन होती है। प्लांट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनिमल्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसकी अभी हमने बात की। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दो एग्जाम्पल तो मैं ऊपर लिख चुका हूं, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है ईस्ट के बारे में, दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने पैरासाइट हेलमिन्स के बारे में, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल तो यही थोड़ा लेते हैं यहीं से। तो दो एग्जाम्पल तो बेटा, एक तो है ईस्ट हेलमिन्स, जो सारी हेलमिन्स नहीं है, सारी हेलमिन्स की बात नहीं कर रहे हम, तो मेनली हम बात कर रहे हैं जो एज अ पैरासाइट की फॉर्म में रहती है, एज अ पैरासाइट अपनी बॉडी में जो रहती है उनकी हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में हम बात करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया की भी बात कर सकते हैं, ईस्ट वगैरह लिख दिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया में, ईस्ट में, हेलमिन्स में ये रिएक्शन अक्सर होती है, कौन सी, एनारोबिक रिएक्शन, और ये अपनी मसल सेल में भी देखने को मिल सकती है। तो ये अपने कुछ एग्जांपल रहे जिसमें हमने बात की एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की, कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हुआ। ये टॉपिक मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि हर एक चीज को मैं यहाँ पर क्लियर करके चलूँ। फिर भी आपको कोई लगता है कि कोई डाउट आपका इन लाइनों में रहता है तो आप कमेंट के थ्रू या आप हमें मेल के थ्रू जरूर बता सकते हैं, कैसे भी किसी भी वे से आप हमें बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे आपको डाउट रहा है या किस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करने की अपने को नीड है। तो ये हमने बात की एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन के कुछ पॉइंट्स की। तो यहां पर हम अब बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को भी हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन।
एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम खासकर बात करते हैं इन माइक्रोब्स वगैरह में, तो माइक्रोब्स वगैरह में एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन नाम से भी जाना जाता है। तो फर्मेंटेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा और ये मसल सेल के अंदर वगैरह कैसे होती है, ईस्ट की मैंने दिखा दी, हेल्मिन्थ की मैंने दिखा दी कि ऐसा होगा। एनारोबिक माइक्रोब्स भी जो होते हैं वो भी इसी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। मसल सेल के अंदर जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कभी हम रनिंग कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, और अगर हम एनर्जी यूज कर रहे हैं तो किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी एक्सरसाइज वगैरह के दौरान, तो उस दौरान मसल सेल्स के अंदर भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन अक्सर हो सकता है, जिसमें लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा और जिसमें क्रैम्प्स वगैरह आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जी, इसको भी हटा देते हैं और कंटिन्यू करते हैं इनके बाकी पॉइंट्स को, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के पॉइंट्स को। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने कहा कि इसको मैंने दो फेज में माना है, दो फेज हैं इसके, या दो स्टेप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक तो बताया इंटरनल रेस्पिरेशन और एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इसमें मैंने कहा इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्मेंटेशन से पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन किसको कहा? जो सेल्स ने जिस ऑक्सीजन को यहां पर लिया, ठीक है ना, इस ऑक्सीजन को यहां पर रिसीव किया गया, O2 यूटिलाइजेशन बाय सेल्स और इनटेक ऑफ O2 बाय सेल्स, ये हुआ अपना स्टेप इंटरनल रेस्पिरेशन का। और इसके बाद है ब्रेकडाउन ऑफ फूड प्रेजेंट इनसाइड सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स, और थर्ड स्टेप है CO2 का रिलीज होना, CO2 रिलीज्ड फ्रॉम सेल्स। तो ये था इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो सीधा सा है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैस विद सराउंडिंग। बॉडी में प्रोड्यूस हुई गैसेज का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करना, वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि क्या मैं इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग जैसा नहीं देख पा रहा हूं कि ब्रीदिंग ही है? जी हाँ, आपकी जो इंटेस्टाइन, जो आपकी एल्वलाई के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ था उसकी ये बात कर रहा है। कैसे? ये बात कर रहा है यहां पर, देखिएगा, ये बात कर रहा है यहां पर। दोनों को अगर मैं देखूं तो कहां की बात कर रही है? ये बात कर रही है यहां पर। ऑक्सीजन यहां पे ली गई, हाँ जी, क्या यूटिलाइज हुई है अभी? क्या ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई है? नहीं। ये CO2 यहां पर रिलीज की गई है, ठीक है। तो ये O2 CO2 जो यहां पर लिया दिया जा रहा है, कहां? बिटवीन एल्वलाई एंड ब्लड, ये कौन सा था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था। यानी कि ये अब कहां एलिमिनेट होगा? वही ब्रीदिंग वाला प्रोसेस होगा। यानी कि इसलिए तो मैंने बोला था पहले ही कि ब्रीदिंग अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन का ही एक छोटा स्टेप जो है ब्रीदिंग को हम बोलते हैं। तो ये जो O2 CO2 अभी यूज नहीं हुए हैं, यूटिलाइज नहीं हुआ इसकी तरह से, यूटिलाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीजन मिला है, CO2 यहां पे छोड़ा गया है, एंड दिस विल रेज आउट फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स ऑफ आवर नोट्स, ठीक है, वही होगा ब्रीदिंग आगे चलकर जी। और अगर इंटरनल रेस्पिरेशन की डायग्राम की मैं बात करूं तो मैंने बनाया था जो सेल वाला डायग्राम मैंने बनाया है, जो मैंने अभी सेल वाला डायग्राम बनाया था, मैंने बनाया था ये सेल है और इसके सराउंडिंग में बेटा ये अपना ब्लड आ रहा है। तो जो यहां पर ऑक्सीजन आया, देखो 3 स्टेप मैंने लिखे थे, तीनों स्टेप मैं यहां पे दिखा सकता हूं। मैंने बोला ऑक्सीजन को लिया गया, ठीक है। ऑक्सीजन को लेने के बाद पहला स्टेप कंप्लीट है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ सेल्स के अंदर। तो जो फूड यहां पर सेल्स के पास था उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और तीसरा मैंने बोला CO2 को रिलीज कर दिया गया वापस ब्लड में। तो ये यहां पर क्या हुआ, O2 ली गई सेल्स ने और CO2 रिलीज की गई सेल्स के द्वारा। दिस रेस्पिरेशन इज इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको बोला इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। बात करते हैं फर्मेंटेशन की। बट इज फर्मेंटेशन मैंने कहा कि हम
एनारोबिक माइक्रोब्स में अगर हम बात करें तो इसको हम फर्मेंटेशन नाम से जानते हैं। किसको? एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है इसको हम फर्मेंटेशन नाम से जानते हैं। इन एनारोबिक माइक्रोब्स दिस रेस्पिरेशन, कौन सी? दिस रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस रेस्पिरेशन नॉन एज फर्मेंटेशन, इसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन क्लियर है? ओके, फर्मेंटेशन को अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करें, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो हम इसको समझ सकते हैं। फर्मेंटेशन एक्चुअली ब्रेकडाउन है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। लिखे, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या मैं कहूं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू फॉर्म, बनाते हैं क्या? ऑर्गेनिक एसिड, गैसेज, ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, इससे गैसेज बनेगी, अल्कोहल बनेगा। कैसे? अल्कोहल बनेगा बाय यूजिंग एनारोबिक माइक्रोब्स। मैंने एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन को स्प्लिट करके ही बताया है। मैंने कहा कि इसको अगर हम टुकड़ों में तोड़कर देखें, फर्मेंटेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बोहाइड्रेट का वो ब्रेकडाउन जिससे हमें मिलेगा, जिससे बनेगा ऑर्गेनिक एसिड, गैसेज या अल्कोहल वगैरह, जो किसके द्वारा बनाए गए हैं? वो एनारोबिक माइक्रोब्स या उनके एंजाइम्स के द्वारा बनाए गए हैं। बाय यूजिंग एनारोबिक माइक्रोब्स या उनके एंजाइम्स के द्वारा हम बोल सकते हैं ये हमने बनाया है। तो ये था फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन किसका स्टेप है या किसको बोलते हैं? हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम जो है इन एनारोबिक माइक्रोब्स में हम फर्मेंटेशन नाम से जानते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें अपने को क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने रेस्पिरेशन के बारे में जान लिया, अब हमने ब्रीदिंग के बारे में जान लिया और इनके सारे स्टेप्स के बारे में, इनके पॉइंट्स के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। तो अब हमारी नेक्स्ट बातचीत जो होगी रेस्पिरेशन से रिलेटेड थोड़ा और आगे बढ़ने को होगी। ये हमने सभी बेसिक बातें जान ली है। अब अगर मैं बात करूं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है वो कैसा होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ओके, एक्चुअली ये मैकेनिज्म डिफरेंट एनिमल्स में वेरी करता है। एनिमल्स में ये अलग अलग एनिमल्स में वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये उनमें अलग अलग हो सकता है। तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी कर सकता है या चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। किसमें? इन डिफरेंट एनिमल्स। कैसे? किस बेसिस पर? बेसिस ऑन, किस बेसिस पर? हैबिटेट, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हैबिटेट का और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यहां पर क्या लेना देना है कि ब्रीदिंग कोई ऑर्गेनिज्म के किस तरीके से करेगा, कैसे करेगा, वो वेरी कैसे कर सकता है, हैबिटेट और लेवल पे कैसे डिपेंड करता है। देखो हैबिटेट की अगर हम बात करें, जहां पर कोई एनिमल, कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको आप उसका हैबिटेट बुलाते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म का हम बोल सकते हैं, किसी का तो होगा एक्वेटिक और किसी का एनिमल का होगा टेरेस्ट्रियल, लैंड पे रहेंगे। तो कुछ पानी में रहते हैं, हाँ जी, कुछ तो पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, और कुछ लैंड पे रहते हैं। तो जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ऑर्गन्स जो होंगे, उनमें जो ऑक्सीजन को लेने का जो डिसीजन होगा तो वो किस स्ट्रक्चर के द्वारा लिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? अगर मैं कहूं वाटर के अंदर रह रहा तो डिजोल्व ऑक्सीजन लेंगे,
तो ये डिजोल्ड ऑक्सीजन को यूज करेंगे, डिजोल्ड O2 यूज करेंगे। और अगर हम कहें लैंड पे लेंगे तो सीधी सीधी बात है, ये डायरेक्टली उसको एयर की फॉर्म में लेंगे। तो इसलिए हैबिटेट के ऊपर जरूर डिपेंड करता है कि कोई एनिमल जो है वो कैसे ब्रीथ करेगा, कैसे वो सांस लेगा, वो घुली हुई ऑक्सीजन को ले रहा है या एयर की फॉर्म में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ले रहा है। इस एयर से ऑक्सीजन को ले रहा है, गैसेस फॉर्म में ले रहा है डायरेक्टली। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि अगर हम इवोल्यूशनरी लिंक देखें तो इतने पुराने ऑर्गेनिज्म से लेकर आज के टाइम के ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, हम अगर प्रोटोजोआ से लेकर आज मैमल्स तक की हम बातें करें तो उस दौरान लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब में डिफरेंट डिफरेंट था। उधर से लेकर हम देखिए किसी की सेल लेवल की बॉडी थी, किसी में सेलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, तो किसी में आज की अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट है। अगर किसी की बॉडी में ओनली सिंगल सेल है यानी कि यूनिसेलर अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, या मैं कहूं किसी में मल्टीसेलर अगर प्रेजेंस है, मल्टीसेलर प्रेजेंस है, अगर मल्टीसेलर है अगर कोई ऑर्गेनिज्म, यानी कि मैं कहूं सेलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। अगर किसी में मैं कहूं टिश्यू है, किसी में ऑर्गन है, किसी में ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, तो देखिए इसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई ऑर्गेनिज्म में अगर सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई ऐसे मेजर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगे फॉर ब्रीदिंग, इसलिए वो तो अपनी एक सिंगल सेल के थ्रू ही एयर को इनटेक और रिलीज कर सकता है। तो इसलिए इसको हमने बोल दिया कि भाई सिंगल सेल होने के कारण इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, तो इसमें अलग तरीके से जो है O2 का इनटेक किया जाएगा या CO2 को रिलीज किया जाएगा। जिसमें सेल्स डिफरेंट डिफरेंट है वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट सेल से ऐसा कर पा रहा होगा, किसी पर्टिकुलर सेल से कर पा रहा होगा। टिश्यूज का अपना फंक्शन है, ऑर्गन किसी में ऑर्गन के हम बात करें तो ऑर्गन किसी में स्किन होगी, या किसी में कहूं एक ही एनिमल में, जैसे कि हम एम्फीबियंस के एग्जांपल लें, एम्फीबियंस में स्किन भी काम करती है उनके रेस्पिरेशन के लिए, उनमें लंग्स भी काम करते हैं, उनमें अगर हम बात करें बकोफ्रेंजियल कैविटी से भी रेस्पिरेशन होता है। तो ऑर्गन भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगहों पर उनके काम कर सकते हैं, अलग अलग हैबिटेट पे अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम, तो ये बात हमने जनरली बात की है कि उनकी बॉडी का उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उनका रहने सहने का स्थान क्या है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है अपना कि वो ब्रीदिंग कैसे करेंगे, वो सांस कैसे लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए हमें एक बार इसको रिलेट कर देते हैं ताकि अगली क्लास में हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा पाएं। लेकिन उससे पहले अपने को इसको रिलेट कर लेना है अगले टॉपिकों से कि इसमें हम क्या और पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एनिमल्स, क्योंकि अपना चैप्टर का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात आती है तो मेन डिटेलिंग जो अपने को इस चैप्टर के अंदर जाननी है वो जाननी है इंसानों के बारे में ही, अपने बारे में ही। तो उससे पहले दो चार बातें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। तो यहां पर मैं बात करता हूं एनिमल्स, यहां एनिमल्स के नाम रखेंगे और यहां पर हम बात रखेंगे किसकी, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, या मैं कहूं ऑर्गन्स कौन से होंगे। ठीक है, इसी टेबल को और कंटिन्यू करेंगे अगर करनी होगी तो अपने को जी। एनिमल्स में कौन से में क्या यहां पर होगा, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, ये सारी जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं ये आपके एनिमल किंगडम की सीक्वेंस लिख रहा हूं एनिमल्स की। टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स, ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। एक बार यहां तक नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोटोजोआ में, पोरिफेरा में, सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स और एस्केहेल्मिन्थ्स में, इनमें अगर हम बात करें तो इनमें जर्नल बॉडी सरफेस से जो है रेस्पिरेशन होता है थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस।
इनके थ्रू जो है इनमें रेस्पिरेशन होगा। यानी कि इनकी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल बॉडी है। तो सिंपल बॉडी है तो कोई स्पेशल मैकेनिज्म या मैकेनिज्म तो बोल सकते हैं, स्पेशल ऑर्गन या स्ट्रक्चर कोई इनमें प्रेजेंट नहीं है जो इनकी बॉडी के ब्रीदिंग मैकेनिज्म को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए या रेस्पिरेशन को कॉम्प्लेक्स बनाए। तो जनरल बॉडी सरफेस जो उनकी बॉडी के ऊपर है उनके थ्रू होगा, और वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है यहां पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना। एक तरफ हाई कंसंट्रेशन है, एक तरफ लो कंसंट्रेशन है, तो सीधी सी बात है हाई से लो की तरफ कोई भी सब्सटेंस ट्रेवल करेगा, मूव करेगा, इसको आप बोल सकते हो सिंपली डिफ्यूजन। ठीक है, इसको बोला डिफ्यूजन। तो गैसेज जिस तरफ हाई होगी, जिस तरफ हाई कंसंट्रेशन होगी उसकी, और जिस तरफ कम होगी वो हाई से लो की तरफ चली जाएगी। जैसे ऑक्सीजन यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी तो यहां से यहां ट्रेवल करेगी, CO2 यहां ज्यादा होगी, यहां कम होगी तो यहां से यहां ट्रेवल करेगी। तो ये हमने एस के एलिमेंट्स तक लगभग इनको मान लिया है कि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। एनालिडा में अगर हम बात करें, आर्थ्रोपोडा में अगर हम बात करें, तो एनालिडा में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एनालिडा में रेस्पिरेशन होता है किन से? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस की बजाय, क्यूटेनियस तो स्किन को बोल देंगे, मोस्ट स्किन बोलते हैं इनमें, लेकिन मोस्ट स्किन वाला पॉइंट ज़्यादा सही नहीं है, वो क्यूटिकल इसको नाम दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यूटिकल्स। ठीक है ना, क्यूटिकल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ये मोस्ट होती है इनकी ये क्यूटिकल। ओके, आर्थ्रोपोडा में अगर बात करें तो डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे इनमें रेस्पिरेशन करने के लिए। इंसेक्ट की अगर हम देखें, इंसेक्ट को अगर हम देखें, हम देख लेते हैं इंसेक्ट्स को देख लेते हैं, हम स्पाइडर को देख लेते हैं, स्पाइडर को, स्कॉर्पियन। तो इनकी हम बात करें, या क्रस्टेशियंस को भी हम देख लेंगे, क्रस्टेशियंस उधर लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा। इंसेक्ट में किससे रेस्पिरेशन होगा? ट्रैकियल ट्यूब से। इंसेक्ट में किससे होगा बेटा? ये आर्थ्रोपोडा के ही एग्जांपल आपको मालूम होगा, ये आर्थ्रोपोडा के ही एग्जांपल में मेंशन कर रहा हूं। इंसेक्ट में किससे होगा बेटा? ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट होंगी, ट्रैकियल ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बोलते हैं, ये है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब। जब आप कॉकरोच वगैरह पढ़ रहे होंगे तो इसको डिटेल में जानेंगे, कॉकरोच वगैरह पढ़ रहे होंगे तो स्पाइरिकल से कैसे एयर एंटर करती है और कैसे इन ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू वहां पर पहुंचती है। यानी कि इसमें ब्लड की हेल्प से नहीं होता, इंसेक्ट्स वगैरह में ब्लड की हेल्प से रेस्पिरेशन नहीं होता, ब्लड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इनको हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का डायरेक्ट रेस्पिरेशन जैसा कुछ काम कर रहे हैं। स्पाइडर में होगा और स्कॉर्पियन में होगा, दोनों में ही लिख सकते हैं, बुक लंग्स के थ्रू होगा। और अगर हम बात करें क्रस्टेशियंस या प्रॉन्स वगैरह में हम बात करें, प्रॉन्स वगैरह में बात करें, यहां मेंशन कर लेंगे प्रॉन्स, इनमें होगा बुक गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स के थ्रू। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का के बाद हम पढ़ते हैं एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के बाद पढ़ेंगे हेमिकोर्डेटा, पढ़ते हैं कोर्डेटा में कौन? कोर्डेटा में पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अलावा हम पढ़ेंगे पीसीज, मछलियां, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स यानी एव्स और मैमल्स। तो मोलस्का में देखें तो मोलस्का में रेस्पिरेशन होता है थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं टिंडिया, इनके थ्रू इस पर रेस्पिरेशन होगा। इकाइनोडर्मेटा में हम बोलते हैं डर्मल ब्रंकाई के थ्रू या ट्यूब फिट के थ्रू भी रेस्पिरेशन इनमें माना जाता है। हेमिकोर्डेटा में होंगी गिल्स प्रेजेंट, साइक्लोस्टोमेटा में भी होंगी गिल्स, पीसीज में भी होंगी गिल्स। एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस में टेडपोल लार्वा जो है उसमें हो सकती हैं गिल्स, ठीक है ना। टेडपोल लार्वा जो होगा टेडपोल में होगी गिल्स। बट अगर हम बाकी एम्फीबियंस की बात करें तो उनमें हम जैसे फ्रॉग की अंदर बात करें तो फ्रॉग में हो सकती है स्किन भी यूज में, लंग्स भी यूज में हो सकती है और बकोफेरेंजियल
कैविटी से भी हो सकता है। बकोफेरेंजियल कैविटी से भी, BUCCOPHARYNGEAL कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी से, ठीक है। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, इनमें रेस्पिरेशन होगा लंग्स से, इनमें होगा लंग्स से रेस्पिरेशन। तो आपने जब यहां से शुरू किया सिंपल इन्वर्टिब्रेट से या सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू करके यहां कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की स्टेज तक जब आप आए तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स भी यहां पर काम कर रहे हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर थे और यहां पर कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, जो जिनमें मैकेनिज्म जो है रेस्पिरेशन का थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, वो यहां पर डेवलपमेंट इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हुई थी। ओके, अब ये बातें हमने बेसिकली जानी है किसके लिए, हमने जानी कि किसमें कौन सा रेस्पिरेशन के लिए प्रोसेस होता है और किसमें कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये चीजें क्लियरली समझ गए होंगे। फिर भी कोई मैंने बताया कोई डाउट आया हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके या फिर मुझे मेल करके, या आप किसी भी मीडियम से आप मुझे बता सकते हैं कि आपके डाउट इस पोर्शन में कहाँ रहे हैं। और किसी भी चैप्टर को अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो कि इस चैप्टर को आपको कंटिन्यू करना चाहिए, इस चैप्टर को हमें पढ़ाना चाहिए, तो आप वो भी ऐसा भी कोई चैप्टर मुझे बता सकते हैं। तो ये थी बातें अपनी किसके बारे में, सिंपली ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के बारे में, और सिंपल मैकेनिज्म कौन सा शुरू होगा और कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। इनमें हमने अभी बेसिकली लास्ट अगर बात करें तो मैमल्स की बातें की है। तो हम पढ़ने में वाले क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें मैमल्स के अंदर यानी कि हमारे अंदर ही लंग्स को पढ़ना है। तो अपना टॉपिक नेक्स्ट शुरू जो होगा इसी से सिस्टम से शुरू होगा, कौन सा, ब्रीदिंग सिस्टम, यानी कि अपना शुरू होगा कौन सा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो एक लास्ट बात बस इसके साथ में मेंशन कर देना चाहूंगा, कौन सी, गिल से जो रेस्पिरेशन होता है, ओके, लंग से जो रेस्पिरेशन होता है, ओके, और जो स्किन से रेस्पिरेशन होता है, ये रहा स्किन से रेस्पिरेशन, और हमने यहां पर भी बोला था स्किन से रेस्पिरेशन। तो इनकी मैं बात करूं तो इनको कुछ नाम दिए हैं। गिल से जो रेस्पिरेशन होता है, गिल से, उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। आगे मेंशन कर देता हूं, ये हटा देता हूं, ये हटाकर हम लिखते हैं एक लास्ट बातें, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के साथ। जी, तो मैंने कहा रेस्पिरेशन अगर हो गिल से, रेस्पिरेशन अगर हो स्किन से, रेस्पिरेशन अगर हो लंग्स, लंग्स को हम बोल लेते हैं वेस्कुलाइज्ड बैग। ये सब बातें मैं एनसीईआरटी लिख रहा हूं, वेस्कुलाइज्ड बैग। गिल्स को हम बोल देते हैं स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशल वेस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब इनके रेस्पिरेशन को हम क्या नाम देते हैं, जब रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स हो उसको बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, उसको बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ओके, अगर स्किन के थ्रू हो तो हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और अगर लंग्स के थ्रू हो तो हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो अगर इन स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होता है तो हम नाम देंगे इनके अकॉर्डिंग उनका रेस्पिरेटरी प्रोसेस बोला जाएगा। तो ये थी बातचीत अपनी इन टॉपिक्स के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।